हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सीरीज ऑफ पॉडकास्ट। आज हमारे बीच प्रेजेंट है इंद्र विकास, जो कि आईआईटी खड़गपुर के प्रोडक्ट है, 2013 बैच पास आउट। इन्होंने अपने करियर की स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट से करी थी और अभी करंटली ये अडोबी में प्लेस्ड है। हेलो इंद्र विकास, हाउ आर यू? हेलो कतिश, हाउ आर यू? आई एम गुड यार। तो इंद्र विकास, ये इस वीडियो का कंप्लीट मोटिवेशन हमारे स्टूडेंट्स के लिए इस संदर्भ में है कि वो इसको इंस्पिरेशन के तौर पे डिफरेंट जो ग्रेजुएट्स हो चुके हैं और उनकी लाइफ कैसे रही, उनसे वो टिप्स ले सके, उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में समझ सके और किस तरीके से वो अपने लाइफ में उस डिफरेंट डिफरेंट अलुमनाइज स्टूडेंट्स और जो सीनियर्स हैं उनके जर्नी के कुछ टिप्स को अपने लाइफ में उतार सके और उससे वो अपने आगे इन्फॉर्म डिसीजन ले सके अपने लाइफ में और करियर में। ओके, कूल। तो इसी के साथ और इंद्र विकास, हम लोग यहाँ पे स्क्रीन भी शेयर करेंगे ताकि जो भी बात आपके साथ डिस्कस हो रही है उसे हम राइट डाउन करते जाएंगे ताकि हमारे स्टूडेंट्स को भी वो पता चलता जाए। ठीक है, कूल। तो कूल, इंद्र विकास, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अगेन फॉर कमिंग टू द सेशन, है ना। तो इंद्र विकास, आपका रैंक आईआईटी में 1095, राइट? 1095 वाज द रैंक। 1093 93, okay, sorry. Okay, I will quickly correct it. Got it. 1093 and AIEEE में रैंक आपका in 2000s था, right? Yeah, I don't remember the exact number. It was Okay. in 2000 something. Okay. और आपने IIT खड़गपुर से, right? IIT KGP? Yeah, computer science. कंप्यूटर साइंस आपने डुअल डिग्री लिया था, which is 5-year course, which is BTech plus MTech, right? Yes. तो इन विकास, हम जानना चाहेंगे कि किस स्टेज पे आपने डिसाइड किया था कि अब मुझे लाइफ में इंजीनियरिंग करना है, या फिर कब आपको रुझान आया कि ओके, मैथ्स ही विल बी माय गोइंग फॉरवर्ड सब्जेक्ट इन फ्यूचर? Okay. So in class 10th, जब जनरली बायोलॉजी और दूसरे सब्जेक्ट्स पे स्टडी कर रहे थे, तो देयर एक्चुअली बायोलॉजी के साथ एक्सपीरियंस ऐसा था कि बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती थी और समझ में नहीं आता था बेसिकली कि बायोलॉजी में, मतलब क्योंकि चीजें लॉजिकल नहीं थी, चीजों को मेमोराइज करना होता था, मेमोराइज, रटना ज्यादा होता था। हाँ। तो वहां पे थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी फील होता था क्योंकि फिजिक्स तो उस समय भी उतना वैसा नहीं होता था, न्यूमेरिकल थोड़ा सा न्यूमेरिकल था, जैसे ऑप्टिक्स और 9th में जो हम लोग वो सब S3 इक्वेशंस पढ़े थे, v इक्वल टू u प्लस 80, करेक्ट, इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर एंड d स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। करेक्ट। तो वो उतने न्यूमेरिकल्स थे, बट मैथ वाला जो पार्ट था उसमें मतलब काफी इंटरेस्टिंग लगता था और मैथ से थोड़ा थॉट प्रोसेस को सोचने के लिए एक्साइट करता था, मतलब थॉट प्रोसेस को थोड़ा एक्सपैंड करता था। करेक्ट, तो लॉजिक बेस्ड था मोर। या लॉजिक बेस्ड था, और तो इसलिए थोड़ा सा मैथ इजी लगता था समझने में क्योंकि उसमें लॉजिकली चीजें होती थी, और बायोलॉजी में थोड़ा डिफिकल्टी होता था। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, आई एम नॉट मतलब सेइंग कि मैथ इज बेटर देन बायोलॉजी। आई स्टिल फील बायो हैज मोर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी देन मैथ्स। करेक्ट, अग्रीड। मतलब आप इंजीनियर और डॉक्टर को कंपेयर नहीं कर सकते हो। इंजीनियर का अपने सोसाइटी में एक डिफरेंट रोल है और डॉक्टर्स का एक डिफरेंट रोल है। It was only my personal interest towards math and other physics, chemistry. Okay, आपका इंक्लाइनेशन या फिर हम कह सकते हैं रुझान, राइट? ओके, कूल, गॉट इट। तो फिर आपने ओके 10th में आपने ये चीज डिसाइड किया कि ओके, हम मैथ्स के तरफ जाना चाहते हैं। तो इंजीनियरिंग का पॉइंट ऑफ व्यू आपने किस तरीके से लोगों से बात करी और आपको पता चला कि ओके, हमें 11th 12th में तैयारी करनी होती है इंजीनियरिंग के लिए एंड ऑल ऑफ दैट? तो वहां पे हमारे जो 10th में मैं हॉस्टल में रहता था, बेसिकली मैं थोड़ा सा वहां पे बैकग्राउंड डिस्कस करूंगा। तो क्लास 8 तक 8 मिड तक मैं अपने होम टाउन, लाइक इट्स इन मतलब गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में, बॉर्डर के पास एक गांव है भोरेकटिया, वहां से स्टडी कर रहा था 8th तक। तो वहां पे बेसिकली मेरे फादर जो मुझे काफी चाहते थे कि स्टडी करूं, तो उन्होंने मेरा एडमिशन पटना में बीडी पब्लिक स्कूल में कराया था। तो वहां पे हमारे साथ एक
एक मतलब हम लोग के बैचमेट थे अभिषेक पराशर, तो okay, उनके भैया कोटा में रह के स्टडी कर रहे थे उस okay, समय, जब मैं हम लोग 10th में थे। वो भी आईआईटी की तैयारी कर रहे थे उस टाइम? हाँ, वो भी आईआईटी की तैयारी ओके, कर रहे थे, तो उनसे उनके थ्रू कोटा का नाम दिमाग में था कि कोटा ओके, इज द वन ऑप्शन। और भी दूसरे ऑप्शन थे, जैसे बोकारो, बोकारो में भी बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स थे। तो इन दोनों ऑप्शंस में ये था कि बेसिकली कौन सा ऑप्शन चूज करना है। तो मैं अपने फादर से डिस्कस किया था ऐसे ही। तो ओके, मेरे फादर मतलब किसी भी तरह से जबरदस्ती मैं जाना नहीं चाह रहा था कोटा, बट उन्होंने मुझे कोटा जाने के लिए पुश किया। ओके, तो कोटा मैं और एक मेरे साथ में, तो मेरे एक्चुअली मेरे सीनियर थे गांव में, ओके, नवोदय विद्यालय से उनका, वो मेरे से 2 साल सीनियर थे, तो वो ओके, 12th कर चुके थे। तो हम दोनों कोटा 2005 के अराउंड ओके, कोटा पहुंचे। ओके, 2005 में से। या ओके, तो एक चीज हम ये पूछना चाहेंगे, आपने बोला कि आप गोपालगंज भोरे में आप अपने गांव में पढ़ रहे थे 8th तक, और फिर उसके बाद आप पटना गए थे 8th में ही, मिड में बीडी पब्लिक स्कूल में, राइट? यस यस। तो गोपाल गांव में वाज इट सीबीएसई या फिर वो हिंदी मीडियम था? और फिर क्योंकि बीडी पब्लिक स्कूल तो ऐसा लग रहा है कि वो इंग्लिश मीडियम ही होगा, सीबीएसई, तो राइट? या तो बेसिकली जो 8th तक की स्टडी थी वो ओके, बेसिकली मतलब गांव में प्रॉपर स्टडी का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था। तो ओके, बेसिकली मेनली ऐसे होता था कि जो मेरे टीचर थे वो मतलब मैथ्स और ज्यादा से ज्यादा साइंस, मतलब ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री, इन पे ज्यादा फोकस होता था। ओके, अदरवाइज दूसरे टॉपिक्स, दूसरे सब्जेक्ट्स पे कोई फोकस नहीं होता था प्रॉपर। गॉट इट, बस गॉट ऐसे आप सेल्फ स्टडी कर लो, कुछ भी कर खुद लो, से तैयारी कर लो। ओके, से ओके, कर लो, ना ध्यान नहीं दिया जाता था। बट ओके, एक्चुअली मैथ्स में मैं एक होम ट्यूशन लेता था एक सर से। तो बेसिकली उन्होंने मेरे साथ क्या किया था कि वो, जब मैं उनको जितना आता था, लाइक क्लास 6 में मैं जब था, तो उन्होंने मेरा सारा 8th तक का जितने भी बुक्स अलग अलग पब्लिकेशंस के होते थे, जैसे ओके, आरती भवन के, अगर याद होगा तुमको भी, ओके, तो यस, आरती करेक्ट, भवन के, या वो सारे बुक्स मेरे से मैथ के सारे सवाल उन्होंने लगवा दिए थे क्लास 6 में। वाओ, फिर नाइस, उसके बाद से उन्होंने साइंस में फिजिक्स के भी बहुत सारे ऑप्टिक्स के कंसेप्ट, ये सब भी 7th तक आते आते सारा एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, बट द पॉइंट कि उसके बाद से एक्चुअली ही वाज आल्सो नॉट वेरी knowledgeable अबाउट ऑल दिस टॉपिक्स आफ्टर क्लास 8। तो अच्छा, उनको उनके उनकी भी नॉलेज वहां तक लिमिटेड थी। वो सीमित तो थी, करेक्ट, करेक्ट, तो या उसके बाद से आगे अब ब्लॉकेज टाइप का हो गया था कि अब आगे क्या करें। क्या करें, करेक्ट, या तब उसके बाद से पापा ने डिसाइड किया कि पटना चल के एडमिशन लेते हैं। तो पटना एक बीडी पब्लिक स्कूल, क्योंकि हमारे गांव के कुछ लोग ऑलरेडी सीनियर्स वहां से पढ़े हुए ओके, थे, नाम था मतलब कुछ एक दो गॉट इट, बच्चे वहां पे गए हुए थे। ओके, तो उसी नाम से होता नहीं कि एक कोई जाता है तो उसी पे पहुंच गए वहां पे। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल, बिल्कुल, तो ओके, बीडी पब्लिक स्कूल स्कूल में बेसिकली सीबीएसई मीडियम था। ओके, या तो 8 9 10 एक्चुअली सीबीएसई मीडियम के थ्रू स्टडी किया। ओके, नाइस। तो फिर अब आपकी यहाँ पे ये भी कहेंगे कि इनफैक्ट आप बोल रहे थे कि आपको जाने का मन नहीं था कोटा, लेकिन आपके फादर के जिद के या प्रेशर के कारण आपने डिसाइड किया कि कोटा चले जाते, राइट? हाँ मतलब कोटा के बारे में उतना कुछ पता नहीं था कि कोटा में एक्चुअली होता क्या है, आईआईटी क्या होता है, और ओके, मतलब प्रॉपर मतलब हम जा किस लिए रहे बेसिकली। ओके, 11th 12th ये भी नहीं पता था कि वहां पे सिर्फ कोचिंग करने जा रहे हैं। 11th 12th की स्टडी वहां पे अलग से करना पड़ता है, अलग से क्लासेस ज्वाइन करना पड़ता है। तो वही होता है ना, अननोन्स ज्यादा होते हैं तो करेक्ट, डर लगता है। तो वही अननोन्स ज्यादा थे, इसलिए डर लग रहा था। तो ओके, बट स्टिल पापा पूछ के तो हम लोग पहुंच गए वहां पे, ओके, और जाके एडमिशन कराया, वो सब किया, फिर से स्कॉलरशिप टेस्ट दिया। तो लकली वहां पे स्कॉलरशिप कुछ मिल गया और तो रेजिडेंस में आपने रेजिडेंस में एडमिशन लिया था इसे? किया। ओके, 11th में, राइट? यस और ये होगा हमारा 2005, राइट? यस यस। ओके, और आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल गई थी? या ओ, चलिए, बहुत बढ़िया। तो फिर 11th और 12th आपने रेजोनेंस से ही करी, एंड दैट इज कंप्लीट कोचिंग, है ना? ओके, 11 12 कंप्लीट कोचिंग पे था। ओके, स्कूल्स कैसा था आपका एवरीडे का रूटीन? किस तरीके से आप तैयारी करते थे, या अपने दिन को डिवाइड करके रखते थे तैयारी में और सेल्फ स्टडी में एंड कोचिंग में?
तो बेसिकली वहां पे मैं अपना ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया, व्हाट एवर मतलब व्हाट एवर रेजोनेंस फैकल्टी टोल्ड अस टू डू, आई जस्ट फॉलोड देम, टीपीपी, प्रैक्टिस सीट एंड दोस थिंग्स। सो बस होमवर्क करना है और ट्राई करना है कि होमवर्क मैक्सिमम हो जाए। बेसिकली होमवर्क कंप्लीट करना रेगुलरली इज आल्सो, इट्स अ टफ आस्क, नॉट एन इजी टास्क। और इंद्रिका सर, यहाँ पे एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि आप लोग जब इन जनरल जब पढ़ाई करते थे, राइट, और तैयारी करते थे खुद से, जब आप मान लीजिए कोचिंग से आ गए और आप खुद पढ़ रहे, तो आप एक स्ट्रेच में बैठ के लंबा पसंद करते थे पढ़ना, या फिर आपका ओपिनियन रहता था कि नहीं, थोड़ा थोड़ा देर, हाफ आवर या 1 आवर का कंसंट्रेटेड पढ़ाई कर ले और फिर थोड़ा ब्रेक लेके फिर करे पढ़ाई? तो कति स्टार्टिंग में बेसिकली मैं थोड़ा स्ट्रेच, एक स्ट्रेच में ज्यादा देर बैठता था, और मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा मोटिवेटेड था, ज्यादा अच्छा स्टडी हुआ, मतलब फर्स्ट 7 मंथ। सो आई थिंक उसके रिजल्ट्स, उसके कारण मतलब फर्दर जो भी रिजल्ट्स आए उस पे, उस स्टार्टिंग 6 मंथ्स का काफी इम्पैक्ट था। तो स्टार्टिंग में काफी स्ट्रेच करता था, और मैथ्स मतलब जो एक्चुअली जो मेरा इंटरेस्ट था ना, जिस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और मैथ्स के सवाल लगाना, तो दोज मतलब वो मेरा पहले से भी, मैं जब 9th-10th में जब फिजिक्स के न्यूमेरिकल मैंने सेल्फ स्टडी किया था, मतलब उसमें उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते थे, तो सारा टॉपिक मैंने खुद से समझ के वो सब किया। तो वो बेसिकली वहां पे मेरे को और इजी लग रहा था, क्योंकि वहां के जो टीचर्स थे उनको एग्जैक्ट मेरे डाउट्स मालूम थे कि मेरे दिमाग में क्या डाउट चल रहा था, और एग्जैक्ट टू द पॉइंट्स उन्हीं डाउट्स को डिस्कस करते थे। तो मुझे वो काफी इंटरेस्टिंग लगता था, और वहां पे इंटरेस्ट बन जाता था एक, क्योंकि जो मैं सोच रहा हूँ उसी क्वेश्चन को लोग पूछ रहे हैं, जहाँ पे मेरे डाउट है उसी डाउट को वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो एक तरह से लगता था 100% कंप्लीट हो रहा है इस टॉपिक, मतलब सारे टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग। 100% फीलिंग को चेंज करने के लिए वो सारे, मतलब जो भी ज्यादा स्ट्रेच करना होता है, ज्यादा प्रैक्टिस करना सवाल, तो वो करता था वहाँ पे। नाइस, बहुत बढ़िया। तो फिर आप वहाँ पे ऑन स्ट्रेच आप किस तरीके से रिकमेंड करेंगे? कौन सा तरीका मे बी पढ़ने के लिए अच्छा है? ऑन स्ट्रेच अगर पढ़ना है तो 2-3 घंटे पढ़ ले, या फिर ब्रेक ले लेकर पढ़ना हमारे स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा सही रहेगा? So मैं recommend based on, मतलब ये it depends on the individual, but my only point is like you should complete your homeworks, whatever homeworks you have been given. It could be you can follow any model like on a stretch basis or take break after every, मतलब जो भी इंडिविजुअल लेवल पे जिस भी बच्चे को जो तरीका सूट कर रहा है, बट उनकी रिवीजन कंप्लीट होनी चाहिए, उनकी होमवर्क कंप्लीट होनी चाहिए। और सेल्फ स्टडी पे आप ओवरऑल कितना टाइम देना प्रेफर करेंगे? लाइक अगर आपने कोचिंग में दे दिया है 5-6 घंटे ऑलरेडी, तो एवरीडे हमें खुद पे कितना देर देना चाहिए इन सब होमवर्क्स और रिवीजन्स के लिए मिनिमम? सो सेल्फ स्टडी मैं इन्हीं लाइंस पे बात कर रहा हूँ, मतलब रेजिडेंस आईटीजे की प्रिपरेशन की। सेल्फ स्टडी में मैं समझ रहा हूँ कि जो रिवीजन ये सब टास्क में इंक्लूड करूँ, तो ऑलमोस्ट आपको होमवर्क के बाद 20 से 25% आपको लाइक 1 आवर 1.5 आवर, लाइक इफ यू स्टडी रेगुलरली फॉर 6 आवर्स, सेल्फ स्टडी मतलब बाय फॉर डूइंग होमवर्क एंड ऑल दोस थिंग्स, उसमें से आप 1 घंटा आप निकाल देते हो नियरली, उसको आप रिवीजन के लिए रखो। रेगुलरली मैं बात कर रहा हूँ। अब एक दिन के लिए 6 घंटा पढ़ना, 12 घंटा पढ़ना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट डूइंग इट रेगुलरली is the main trick to break anything. So and actually मैं एक स्टोरी बताऊंगा। एक्चुअली हम जब 10th में थे, तो एक हमारे साथ सीनियर थे 1 साल, अविनाश सिंह। सो बेसिकली उनका रैंक बिहार में फर्स्ट था, बिहार 10th बोर्ड में। ओके, तो बेसिकली 10th बोर्ड टॉपर थे वो? हाँ, वो 10th बोर्ड टॉपर थे। तो सीबीएसई या कोई बिहार बोर्ड? बिहार बोर्ड, ओके। तो एक्चुअली उनका मतलब इंटरव्यू था, तो उसमें उन्होंने इस पॉइंट को बहुत हाईलाइट किया था कि वो बस ज्यादा नहीं पढ़ते थे, हर दिन रेगुलरली 4 घंटे पढ़ते थे बस। तो एक्चुअली वहां पे मेरे को कहीं लिंकेज समझ में आया था कि मतलब उस समय 10th में आप 16 मतलब ज्यादा 15-16
16.5 ऐसे ही एज के होते हैं। तो उस समय ये सब चीजें समझ में नहीं आती है कि रेगुलरली किसी चीज को करना कितना इम्पैक्ट क्रिएट करता है, और एक दिन आप 10-12 घंटे पढ़ ले, फिर से 2 दिन नहीं पढ़ाई की है। तो वहां पे मेरे को समझ में आया था, और मैं ट्राई करता था कि उसको किसी तरह से अपने प्रिपरेशन के लिए उसको यूज करो। तो वहां मैंने एक्चुअली वो काफी मेरे को वो बेसिकली अपने प्रिपरेशन को वो करने में, स्ट्रेटजाइज करने में काफी हेल्प किया। नाइस, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली आपने अपना 11th एंड 12th आपने कोटा से ही कंप्लीट करा, तो फिर जब फॉर्म भरने का टाइम आया, राइट, जब डिसीजन मेकिंग था कि अब हम इंडियन कॉलेज का फॉर्म भरेंगे, तो आपने उस वक्त कौन से कॉलेज का डिसाइड किया था भरने का? तो एक्चुअली और तो कुछ पता नहीं था, और ऐसा कुछ था नहीं, आईआईटी का ही था, बट लोग भरते थे ट्रिपल ई का, तो ट्रिपल ई का भी भर दिया था। आजकल एआई ट्रिपल ई को जेई मेन के टर्म में जाना हाँ, अभी पता है जेई मेन जेई एडवांस हो गया, तो उस समय बेसिकली एआई ट्रिपल ई और आईआईटी जेई हुआ करता था, तो इन दोनों का ही भरा था। ओके, तो कैसा आपका रैंक आया था इन दोनों में उस टाइम? या तो 12th में 2007 में आईआईटी जेई में माय रैंक वाज 5687। ओके, 5687 गॉट इट, 2007 में। और इसका एक्चुअली अगेन मतलब मेन फोकस आईटी पे था, इसका मुझे याद नहीं है, 7-8 हजार ऐसा कुछ अराउंड 7000, राइट? ऐसा ही कुछ रैंक था, बट मैंने इसका काउंसलिंग भी नहीं कराया, क्योंकि मुझे आईआईटी पे फोकस था। आईआईटी में उस समय 5687 रैंक पे बीएचयू में फार्मेसी के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा था। ओके, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आई विल टेक ए ब्रेक, क्योंकि पता था कि मतलब 1 साल ब्रेक लेके अच्छे से करना मोर बेटर देन कि अभी किसी ब्रांच में स्टडी करना, क्योंकि वहां पे एक्चुअली इंटरेस्ट की सब्जेक्ट बेसिकली फार्मेसी में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था, और अगेन वही मेन रीजन था कि मैंने ब्रेक लिया। ओके, तो यहाँ पे अगेन आपका जैसे एआई ट्रिपल ई में 7000 रैंक के आसपास था, तो 7000 रैंक पे भी आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल सकते थे और टॉप ब्रांचेस मिल सकते थे। नहीं, तो क्या उस समय कहते 7000 पे भी 7-8,000 पे भी कुछ नहीं मिलता, मतलब आपको 3-4-5,000 तक होना चाहिए था तब। IIIT में, इलाहाबाद में आईटी ये सब मिलता। ओके, गॉट इट। 1-2,000 पे आपको, यार आई डोंट रिमेम्बर द कॉलेज नेम, एनआईटी ट्रिची एंड वारंगल में आपको अच्छे मिल जाता। ओके, तो उसमें आपको उन कॉलेजेस में एडमिशन मिलता। ओके, तो आपने यहाँ पे डिसाइड किया कि मतलब हमें ड्रॉप लेके और रिपीट करना है, राइट? करेक्ट। ओके, तो फिर आपने नेक्स्ट ईयर जब आपका सेकंड चांस था, आपने रिपीट करने का ट्राई किया, तो फिर कहाँ से आपने तैयारी करी एंड ऑल? तो एक्चुअली मैंने रेजिडेंस वापस ज्वाइन किया, क्योंकि रेजिडेंस was giving a scholarship like 90%, but 90%, wow. Yeah, so only 10% fee we had to give. But again here this decision I feel like it was not correct one. Like, see, actually the point is like after the result, this decision I was feeling like this is not the correct one, because if I would have gone to some other institute like Bansal, there I may not be in my comfort zone there. More like basically in resonance when I was there, like lot of the question was getting repeated in exams. Correct. So I was knowing the answers for them, so I was getting good ranks on all those resonance. But if I would have gone to some other coaching institute, there different coaching, yeah. तो वो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होती, आप अपने कंफर्ट में नहीं होते और आपको और ज्यादा मेहनत करनी होती, क्योंकि आपको लाना तो होता ही अच्छा रैंक, राइट? करेक्ट। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी कम मेहनत पे भी अच्छा रैंक मिल जा रहा था, बट और थोड़ा सा आप कंफर्ट जोन में है, तो जब आप अभी मुड़ के देखते हो पीछे, तो आपको लगता है कि मे बी डिफरेंट कोचिंग में गए होते तो बेटर और अच्छा रैंक आ सकता था। अभी तो कोई फील ऐसा नहीं होता है कि अभी मतलब खराब रैंक अच्छा रैंक, बट एक्चुअली मैं उस समय की बात बता रहा हूँ। जस्ट जब 2008 का रिजल्ट आया,
तो वहाँ उस समय जो फीलिंग थी मेरी, तो ऐसा था कि मतलब वहाँ पे मैं डिफरेंट डिसीजन ले सकता था. ओके ओके. बट मे बी बिकॉज ऑफ स्कॉलरशिप एंड दोस थिंग्स I was supposed to like I took resonance. रेजोनेंसी, ओके. और तो रेजोनेंस में आपने अगला 1 साल और बिताया, और यहाँ पे जब आपको फॉर्म फिल करने की बात आई तो क्या आप स्टिल अभी भी आईआईटी और AIEEE के थ्रू गए थे या कोई और भी आपने फॉर्म भरा? नहीं, IIT IEEE इसमें सिर्फ भरा था. ओके. एंड दिस टाइम you got rank of 1093? Yeah, 1093. And इसमें around through 2000, right? Yeah, around some 2000 something. Yeah. Wow, nice. तो फिर cool, ये तो हो गया आपका प्रिपरेशन का पार्ट जब तक आप इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे थे. अब आ जाता है काउंसलिंग एंड आपके कॉलेजेस का पार्ट, राइट? तो काउंसलिंग में आपने अपना आईआईटी का एग्जाम कहाँ से दिया था सेकंड टाइम में? सेकेंड टाइम मैंने कोटा से दिया था. कोटा सेंटर ही था. तो आप आईआईटी बॉम्बे जॉन में आ गए होंगे उस टाइम पे, राइट? तो आप काउंसलिंग के लिए आईआईटी बॉम्बे गए, फिर आपका काउंसलिंग सेशन कैसा रहा और कौन से आपने डिसाइड किया कि मुझे कौन सा आईआईटी चुनना है या ब्रांच? या एक सेंटर के बारे में भी एक थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा. बेसिकली मैंने कोटा सेंटर दिया था और अप्रैल के समय एग्जाम होता था हम लोगों के समय. करेक्ट. तो उस समय यार एक्चुअली काफी गर्मी होती थी, मतलब ऑलमोस्ट टेम्परेचर 40 पहुंच जाता था. करेक्ट. और आर्मी स्कूल में सेंटर था, तो बेसिकली मतलब काफी डिफिकल्टी हुआ था एग्जाम देने समय. तो मैं एक्चुअली वही रेकमेंड करूंगा, अगर किसी के पास ऑप्शन हो तो ये सब भी थोड़ा सा ध्यान में रख के बेसिकली अपना सेंटर चूज करे तो ज्यादा बेटर होगा. बेसिकली जितना ज्यादा आप कंफर्टेबल फील करोगे एग्जाम में, उतना ज्यादा अच्छा आपका पेपर जाने का चांसेस है. करेक्ट, मेक सेंस. तो इन विकास कैसा रहा आपका सेशन काउंसलिंग के दौरान? आपने कैसे डिसाइड किया कि कौन सा आईआईटी लेना है, एंड क्या आपने उस वक्त किसी से बात करी थी कंप्यूटर साइंस के बारे में एंड ऑल दैट? सो कतिश, अगेन मैंने उस समय भी किसी से मतलब बहुत कम बात की थी, ऐसा नहीं कहूंगा किसी से बात नहीं की थी. बट द एक्सपीरियंस वाज कि लास्ट ईयर काउंसलिंग का आया था, तो एक्सपीरियंस ये था कि टॉप रैंक सीएस भरते हैं और नीचे के मतलब उस हिसाब से जैसे मिलता है वैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ऐसे होता था. तो उसी हिसाब से मैंने अपने चॉइसेस भरे थे. लास्ट ईयर में किस रैंक पे कितना मिला था, तो मेरे पास वो था, तो उसको मैंने देख के बस सिंपली अपना चॉइस फिल कर दिया और मिल गया मुझे. ओके, गॉट इट. तो आपने मतलब पहले सीएसई सारे आईआईटीज में फिल किया, फिर इलेक्ट्रिकल सारे आईआईटीज के, और फिर मैकेनिकल सारे आईआईटीज के, यही ऑर्डर होगा? बस सीएस मद्रास का इलेक्ट्रिकल ऊपर डाला हुआ था, बट लकली आपको खड़गपुर में ही सीएस मिल गया था डुअल डिग्री. ओके. तो स्टूडेंट्स वैसे डुअल डिग्री उन कोर्स को कहते हैं जिसमें आपका 4 ईयर की जगह 5 ईयर का कोर्स हो जाता है और यू गेट 2 डिग्रीज बेसिकली, बोथ बीटेक एंड एमटेक. सो दैट इज वन गुड थिंग, है ना? कूल, ऑसम. तो फिर आप खड़गपुर का आपका जर्नी, राइट? आप फाइनली आईआईटी में गए, विच इज द ड्रीम कॉलेज जहाँ जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, विच इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट यू कैन गेट इनटू. तो आईआईटी खड़गपुर में आपका कैसा था एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ सो इस कॉलेज लाइफ को हम लोग 3-4 कैटेगरीज में बांटना चाहते हैं: हॉस्टल, मेस एंड ट्यूशन फी के बारे में. साथ ही साथ इन विकास हम लोग इसमें ये बात करेंगे कि अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कोई हमारे स्टूडेंट्स प्रेफर करना चाहते हैं तो उनको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है, इंटर्नशिप कैसा होता है, क्या ये ऑप्शनल है या मैंडेटरी होता है, एंड प्लेसमेंट्स. और साथ ही साथ इस बीच में वी वुड लव टू हियर कि अगर आपकी कोई स्टोरीज है जिसको आप शेयर करना चाहेंगे. तो हॉस्टल, मेस एंड ट्यूशन, एंड कैसा था आपका एक्सपीरियंस फर्स्ट डे गेटिंग इनटू आईआईटी एंड एवरीथिंग? सो हॉस्टल कतीस एक्चुअली तो मेरा रूममेट एक्चुअली हम ही थे इनफैक्ट फर्स्ट ईयर में हम ही आपके रूममेट थे. करेक्ट, ट्रू. तो कतीस और मैं रूममेट था और AW308 एमएस हॉस्टल का या रूम था हमारा. तो बेसिकली फर्स्ट ईयर काफी मतलब बिल्कुल अलग था एक्चुअली, क्योंकि मतलब हम कोचिंग करके आ रहे थे. कोचिंग में बस 3 सब्जेक्ट पे फोकस होता था और कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. करेक्ट. तो एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग कराया जाता था कोचिंग में. करेक्ट. तो थोड़ा सा स्ट्रगल होता था. जो कोचिंग से मैंने ऑब्जर्व किया था, जो लड़के कोचिंग करके आते हैं, जो मतलब प्रॉपर स्कूलिंग के थ्रू और एक्स्ट्रा कोचिंग करते हैं, दे डू वेल इन द स्टार्टिंग, मतलब एकेडमिक्स.
मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। ओके तो शुरू में फर्स्ट ईयर में हमारी सीजीपीए काफी कम थी कंप्यूटर साइंस में, तो एक्चुअली तब थोड़ा सा ये लगा, धक्का लगा था कि हाँ एक्चुअली इस एकेडमिक्स पे भी फोकस करना चाहिए था। ओके करेक्ट। तो उस बट पे ये काइंड ऑफ एक ऐसा फ्रीडम ही तो होता है, एक ऐसा सेंस होता है कि यार हम लोग जिसके लिए 2 साल या 3 साल तैयारी करके आए हैं, और आईआईटी खड़गपुर में या फिर किसी भी आईआईटी में अगर हम गए हैं और हमें कंप्यूटर साइंस में मिल गया, तो अब कोई ड्रीम भी नहीं है कि हम ब्रांच चेंज करें या नॉल, तो थोड़ा सा स्टूडेंट वहाँ पे थोड़ा सा स्लैक ऑफ होता है, थोड़ा सा करता है कि यार अब थोड़ा आराम करते हैं, वैसा वही एक फीलिंग आ जाता है, राइट? हाँ मतलब कति सही बोल रहे हो तुम कि वो मतलब वही होता है कि आप कंप्यूटर साइंस में ना ब्रांच चेंज करने का प्रेशर है ना करेक्ट कुछ। अगर हो सकता है कि ब्रांच चेंज करने का प्रेशर होता तो ज्यादा फोकस करते स्टडी पे, करेक्ट तो करेक्ट। फर्स्ट ईयर में ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते। बट नो रिग्रेट, जो बाकी एक्सपीरियंस थे आईआईटी के, मतलब कुछ ज्यादा मतलब मुझे लगता है वैल्यूएबल थे जो फर्स्ट ईयर में वो किए। ओके ओके कूल ऑसम। तो कैसा था आपका हॉस्टल लाइफ फर्स्ट ईयर, एंड वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फीस कितने थे वहाँ पे, व्हाट वाज द फी इन आईआईटी, एंड मेस फैसिलिटीज कितने थे? ठीक है, तो एक्चुअली मैं इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे याद नहीं, बट रफ फिगर में मैं बता रहा हूँ कुछ 50,000 50,000+ पर सेमेस्टर पर सेमेस्टर? हाँ। ओके और स्मार्ट। इसमें से 25 के आई थिंक ट्यूशन फी था, तो जो हमें एमसीए में स्कॉलरशिप में मिल जाता था। तो आपको बेसिकली एक स्कॉलरशिप भी था, राइट? हाँ, मेरिट कम एमसीए, राइट? मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप, गॉट इट। करेक्ट। तो इसमें आपको मोस्ट ऑफ द ट्यूशन फी वेव हो जाता है, तो काइंड ऑफ आप लगभग अगर 1 लाख का फी है आपका, तो लगभग आपको 60,000 के अराउंड वापस फी 62,000 बेसिकली 25 पर सेमेस्टर प्लस 12 के 1,000 एक्स्ट्रा हर मंथ मिलता था। हर मंथ। ओके तो 62,000 आपको वापस मिल जा रहा है, तो काइंड ऑफ बहुत ही चीप है पढ़ाई आईआईटी में अगर देखा जाए उस टाइम पे। अगेन स्टूडेंट्स, ये 2008 का स्टोरी है। हाँ, देयर इज एक्स्ट्रा थिंग हियर। सो बेसिकली एक्चुअली इसमें जिसके फादर की इनकम, आई डोंट नो द एग्जैक्ट लिमिट, 2.5 लाख पर एनम से कम होती थी, तो एक्चुअली मेरे फादर की इनकम, मैं उस कैटेगरी में था, तो इसलिए स्कॉलरशिप आपको ये अवेल हो गया था। गॉट इट गॉट इट। बट इसके अलावा भी आई बिलीव कि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स और भी होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज में प्रोवाइड की जाती है, और स्टूडेंट्स उसके लिए एग्जाम देके एंड देन दे कैन गो फॉर इट, राइट? यस, करेक्ट, मेक सेंस। ओके, और हॉस्टल में आपका सिंगल ऑक्यूपेंसी, डबल ऑक्यूपेंसी, हम ये तो जान गए क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम आप ही रूममेट थे, तो फर्स्ट ईयर में तो डेफिनेटली ये सिंगल नहीं होता है, एंड सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स? सो सेकेंड ईयर में सिंगल, सेकेंड ईयर में भी डबल था। एक्चुअली डिपेंड करता है, हॉस्टल पे भी डिपेंड करता है, और मेरे हॉस्टल में मेघनाथ साहब वाज द हॉस्टल है, सो उसमें सेकेंड ईयर में भी डबल था। और कुणाल मिंडा हमारा एक बैचमेट है, तो यस, वो मेरा रूममेट था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और थर्ड ईयर ऑनवर्ड से सिंगल हो जाता है। और मेस फैसिलिटीज कैसा है इन विकास? क्या फैसिलिटी? मेस। सो मेस रियली में बहुत ही मेस करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो ऑन रिकॉर्ड में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बट एक्चुअली नहीं, इनफैक्ट बहुत ही लोगों का ओपिनियन भी ऐसा था, हालांकि वहाँ पे स्टूडेंट बॉडी के थ्रू ही मेस कमिटीज वगैरह भी फॉर्म होती थी, बट अगेन काइंड ऑफ जो टेस्ट होता है वो मे बी क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी सब कुछ अच्छा रहता था, बट क्वालिटी पे थोड़ा सा दे कैन स्टिल डू बेटर एंड ऑल। हाँ, तो एक्चुअली मतलब ऐसे ऐसे स्टोरीज है कि मतलब मेस के खाने में बहुत सारी चीजें लिखी होती थी, लाइक इंसेक्ट्स एंड ऑल, राइट? या मतलब ये हम भी इसके लिए बोलेंगे कि इनफैक्ट आई बिलीव कुछ दिन पहले भी हम आईआईटी खड़गपुर के कुछ पोस्ट को देख रहे थे, और कुछ दिन पहले भी ये इंसिडेंट रिपीट हुआ था। करेक्ट, मैं आवाज पे देख रहा था, तो वहां पे ऐसा एक न्यूज आया था, तो फिर से मुझे एसजेवी का याद आया जब हम लोग थे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एक मेढक आ गया था। करेक्ट। तो नेवरदलेस अगेन स्टूडेंट्स, ऐसा भी है कि आईआईटी खड़गपुर में एक हॉस्पिटल भी है, बीसी रॉय, और हर एक स्टूडेंट इंश्योर्ड होता है, तो नॉट टू वरी, ऐसा कोई इंसिडेंट होता नहीं है, बट अगेन सारी फैसिलिटीज रेयर है, बट थोड़ा सा एक्चुअली आई स्टिल फील कि मतलब आईटी को इस पे ध्यान देना चाहिए, फूड पे, वो खाने पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ला सके। करेक्ट, एटलीस्ट क्वालिटी पे तो फोकस करना चाहिए, हाइजीन शुड बी आल्सो द मेन कंसर्न। करेक्ट
मेक सेंस। इनफैक्ट हम लोग होप करते हैं कि अब वो काफी बेटर हो गया हो हम लोग के कॉलेज से निकलने के बाद। हाँ, होपफुली। करेक्ट। तो और इसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर में इंद्र विकास आप कैसे बताना चाहेंगे कि आईआईटीज में क्या फैसिलिटीज है खड़गपुर में? हाँ, सो एक्स्ट्रा करिकुलर बेसिकली आईआईटी में सिर्फ लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, तो बेसिकली एक्चुअली हमारा बैचमेट जीतू, मतलब सब कोई उसको जीतू के नाम से ही जानते हैं, कोटा फैक्ट्री करेक्ट, ओ जीतू, कोटा या फैक्ट्री करेक्ट करेक्ट, या जीत सरकार इज द अनदर फेमस नेम, और अनुभव सिन्हा, एक्चुअली दे आर ऑल फ्रॉम द सेम टाइम, करेक्ट, केजीपी के ही ये लोग अलुमनाइज है। करेक्ट। and the same time when we were there in the college. Correct. So तो एक्चुअली आईडी में पढ़ाई के अलावा लोग अपने पैशन अगर दूसरे चीजों में है तो उसको भी लोग फॉलो करते हैं, स्पोर्ट्स हो या कल्चरल एंड सोशल हो, जो भी है। और इस आईटी में एक कल्चर ऐसा है कि हर बेसिकली कैटेगरी लाइक स्पोर्ट्स में, कल्चरल एंड सोशल में, एंड टेक में, दूसरे में जनरल चैंपियनशिप इवेंट्स होते हैं, जीसी। तो उसमें सारे हॉस्टल्स, या जीसी उसको बोलते हैं, तो उसमें सारे हॉस्टल पार्टिसिपेट करते हैं, और लाइक वही गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर ऐसे करके सारे पॉइंट्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, लाइक स्पोर्ट्स में लाइक हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, सब, वाटर पोलो, स्विमिंग, एथलेटिक्स में बहुत सारे इवेंट है। आई थिंक टोटल 14 इवेंट्स के राउंड है। आई थिंक ये काउंट अब बढ़ भी गया हो, बट एटलीस्ट हमारे टाइम पे तो अराउंड 14 इवेंट्स थे। या तो उसमें से करेक्ट, ये एक्चुअली इनका वही होता है कि सारे स्पोर्ट्स में हर हॉस्टल का स्कोर एक्यूमुलेट करके एक जो भी टॉप पे होता है वो जनरल चैंपियनशिप उसको दिया जाता है। करेक्ट, और करेक्ट। उस साल के लिए वो चैंपियन होते हैं। तो हम लोग जब थे तो 2008 में एक्चुअली हम लोग जब हॉस्टल में गए थे तो आईआईटी में हॉस्टल के साथ लोगों की बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है। करेक्ट। तो हम लोग जब गए थे तो उसके 1-2 साल पहले ही वो बीटेक हॉस्टल बना था, और एमएस हॉल, राइट? हाँ, एमएस हॉल। और उससे कुछ साल पहले ही वो एक्चुअली वो नया हॉस्टल ही था। तो हम लोग के जाने, हम लोग सेकेंड बैच थे आई थिंक, जो जब वो बीटेक हॉस्टल में कन्वर्ट हुआ था। तो वहां पे बीटेक जनरली ऐसा मैंने देखा है कि जो बीटेक वाले हॉस्टल्स होते थे ना, वो इन सब इवेंट्स में काफी ज्यादा बहुत एंथुसियाज्म से पार्टिसिपेट करते थे, और उनका ड्रीम होता था कि चैंपियनशिप लाना। तो जब 2008 में पहुंचे थे तो दूसरे हॉस्टल वाले, जैसे लाइक पटेल आजाद नेहरू, पैन लुक काफी फेमस है आईआईटी। करेक्ट। तो इन लोग काफी टीच करते थे बेसिकली कि मटका हॉल ऐसे ऐसे बोलते थे। तो उस समय एक्चुअली हम लोग के अंदर हमारे सीनियर्स ने काफी एनर्जी डाला किया था कि नहीं यार, हमें भी फाइट करना है और हमें भी जीसी लाना है, ये करना है। तो हम लोग भी जैसे लाइक फिजिकली थोड़ा सा स्ट्रांग थे, सब थे, तो हम लोग स्पोर्ट्स में घुसे, और वहां पे हम लोग, मैं क्रिकेट में था, 31वीं क्रिकेट में था, और दूसरे स्पोर्ट्स में और सारे लोग मिलके 2011 में, हम लोग 2010 में भी ट्राई किया बट उस समय नहीं आ पाया, लेकिन 2011 का जनरल चैंपियनशिप स्पोर्ट्स में एमएस हॉल जीता था। करेक्ट, करेक्ट। इनफैक्ट हमारे स्टूडेंट्स जीसी कितना चैलेंजिंग हो सकता है और कितना होता है इनफैक्ट कंपटीशन, इस पे एक रिसेंटली मूवी भी एक आई थी, छिछोरे, जिसमें जीसी का जस्ट एक ग्लिम्स दिया गया है। तो जो अभी करंटली आईआईटी में नहीं है उन्हें इस बात का थोड़ा सा कंटेक्स्ट नहीं होगा, बट आईआईटी के अंदर स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं पढ़ाई लिखाई को छोड़ के स्पोर्ट्स एंड डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज में भी। तो इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव, ट्रस्ट मी। आप जब अगर इफ यू गेट अ चांस टू गो इनटू आईआईटी, दैट इज द वन थिंग जिसे आप डेफिनेटली चेरिश करोगे, है ना? और सिमिलरली फॉर कल्चरल एंड सोशल एंड टेक आल्सो, उसमें भी लोग वैसे ही एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। करेक्ट। और कल्चरल एंड सोशल में तो बेसिकली एक्चुअली आईआईटी खड़गपुर बंगाल में है, और वहां पे मतलब बंगाली पीपल मतलब इस चीज में तो लोग गॉड है, मतलब उनका दे आर वेरी गुड। और उनकी मूवीज आप ऐसे भी देख लो आप, मतलब बॉलीवुड से तो काफी डीप होती हैं। यस, यस। इनफैक्ट हम ये भी बोलेंगे कि उनकी रंगोलीज एंड ऑल
जो हम लोग क्रिएट करते थे, जो कंपटीशन होता था, राइट? और इल्यूमिनेशन भी एक काइंड ऑफ एक ऐसा इवेंट है जिसमें सिर्फ दिया के थ्रू और हम लोग शेप बनाते हैं और वो जलता था खड़गपुर में। और डेफिनेटली सोशल एंड कल्चरल में बहुत सारे इवेंट्स आ जाते हैं, जैसे ड्रामेटिक्स आ जाता है हमारा, एंड कोरियोग्राफी आ जाता है ना? और एलोक्यूशन होता है जिसमें, एंड डिबेट, बहुत सारे इवेंट्स आ जाते हैं, राइट? बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। करेक्ट। एंड सिमिलरली टेक में भी। कूल। तो ये तो हमारा हो गया यू नो कल्चरल, सोशल एंड यू नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का पार्ट। स्टडीज कैसा था? हाउ डिड यू लाइक योर डिपार्टमेंट एंड प्रोफेसर? सो स्टडीज में ऐसा था कि फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस हुआ था, क्योंकि एक तो कोडिंग हमें उतनी आती नहीं थी। बेसिकली कोडिंग उतनी क्या, मतलब कंप्यूटर को यूज ही नहीं किया था लाइफ में। और वहां पे जाके एक्चुअली आप आईआईटी में देखें तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही अगर वो कंप्यूटर सी प्रोग्रामिंग पर आते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर पूरा ऑलमोस्ट मतलब वो कवर कर लेते हैं। करेक्ट, पूरा फर्स्ट सेमेस्टर में ही। तो उसमें वो लोग ज्यादा एक्चुअली थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करते थे कि जिनका एक्सपीरियंस इन लैंग्वेज के साथ पहले से होता था और जिनको पहले से आता था। करेक्ट, क्योंकि हमने बहुत लोगों को देखा है जो 12th में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, कुछ लोग फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं, हालांकि कुछ लोग इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस भी लेते हैं, प्रोग्रामिंग लेते हैं, इंफॉर्मेटिव प्रोग्रामिंग, जो कि काइंड ऑफ उनको एक इंसाइट दे देता है, बैकग्राउंड बिल्ड कर देता है कि कोडिंग कैसे होती है, कोडिंग कैसे होता है। तो वहां पे एक्चुअली, और हम लोग का, मेरे साथ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जैसे हमारा जो सी था, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग था, उस दूसरे सेमेस्टर में था। तो जनरली क्या हुआ था कि जब ब्रेक में बहुत सारे लोग गए घर पे और वहां पे ब्रेक में वो सीख के आ गए। करेक्ट। और मेरे साथ वो नहीं था, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं था और थोड़ा सा इंटरनेट का इशू था वहां पे। मतलब तो मैं जो बुक मैंने खरीदा तो उसका थ्योरी बस पढ़ते रह गया और उतना प्रैक्टिकल कुछ पता नहीं था। बट जब मैंने स्टार्ट किया वहां पे तो किसी तरह वो तो पास हो गया, मतलब सी में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। बट मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगने लगा, मतलब तो फिर मेरे को बाद में एडिक्शन हो गया तो प्रोग्रामिंग करने का। तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड मैं मतलब बहुत अच्छे से सीखने लगा, बहुत डीपली चला गया और धीरे धीरे आदत लग गया था प्रोग्रामिंग का। और अभी तो ऐसा है कि मतलब दिन रात बस प्रोग्रामिंग। करेक्ट, वो तो इनफैक्ट जॉब की रिक्वायरमेंट है, राइट? हाँ, तो जॉब। और ओवरऑल कोडिंग के अलावा प्रोफेसर्स एंड टीचिंग्स कैसा होता था? लैब्स कैसे होते थे? तो लैब्स वही होते थे कि बेसिकली हमें असाइनमेंट मिलता था और असाइनमेंट सबमिट करना होता था और टेस्ट भी होता था उसका। और ऑलमोस्ट मतलब काफी ऐसे मतलब डमी सा नहीं होता था, मतलब तुमको जाके वहां पे दिमाग लगाना पड़ता है। लैब में अच्छे से करना पड़ता था। तो ऐसे मतलब टाइम पास नहीं था काफी। कूल। और इंटर्नशिप कैसे होता है? इज इट ऑप्शनल एंड इज इट ऑप्शनल और मैंडेटरी? ये मैंडेटरी था इंटर्नशिप उस समय था, अभी भी होपफुली ये होगा। ओके, तो आप इंटर्नशिप के लिए कहाँ पे गए थे? सो इंटर्नशिप के लिए भी इंटरव्यू, प्रॉपर प्लेसमेंट टाइप प्रोसेस है आईआईटी खड़गपुर में। तो वी गॉट इनटू इन्फोसिस बैंगलोर। कूल, गॉट इट। और वो लोग स्टाइपेंड भी दे रहे होंगे या फिर वो आपके सेल्फ पेड होता है? So 12.5K was the per month stipend that time we were getting. So nice. With accommodation. With accommodation, yeah. वो लोग ही प्रोवाइड कर रहे थे accommodation, right? Okay, nice. Cool. तो फिर अब हम लोग आते हैं इंद्रिकास प्लेसमेंट स्टोरीज में। बिकॉज आपका 5 ईयर का कोर्स था तो डेफिनेटली आपकी प्लेसमेंट 9th सेमेस्टर के बाद ही स्टार्ट हुई होगी, राइट? तो उस वक्त तक आपकी जीपीए कितनी थी? किस तरह से कंपनी कैसे आती है? प्लेसमेंट कैसे होता है? एंड क्या वहाँ पे कोई सेलेक्टिंग क्राइटेरिया होता है कंपनीज के द्वारा सेट? इस पे अगर आप थोड़ा सा बता सके तो हमारे स्टूडेंट्स। सो जीपीए, मेरा जीपीए उस समय प्लेसमेंट के समय 9th सेमेस्टर के एंड पे 7.54 ऐसा था। ओके। एट द एंड जब मैं पास आउट हुआ था तो 7.69 था ऐसा। ओके, आफ्टर पास आउट। ओके। और कंपनी का क्राइटेरिया होता है जनरली, जो जितनी भी हाई पेइंग कंपनीज होती है तो उनका क्राइटेरिया 7 के आसपास होता है।
काइंड ऑफ 7 इज अ सेफ सीजीपीए, हम ये कह सकते हैं। 7 इज द सेफ सीजीपीए। अगर आप अपने स्किल्स डेवलप करके रखे हो तो 7 सेफ सीजीपीए, प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके। वही कोई कंपनी होती है जो 8 रखती है, बट 8 रखना या 8 रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 7 पे भी आप हो लेकिन अपने स्किल पे फोकस करके रखते हो तो वो आपके लिए अच्छा होता है। कूल। और कंपनीज वहाँ पे कैसे आती है, प्लेसमेंट किस तरीके से रन होता है, इस पे थोड़ा सा लाइट। तो या सो बेसिकली आईटी खड़गपुर का प्लेसमेंट सिस्टम जो है उन लोग का 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है। 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है। तो इसमें कंसेप्ट ऐसा होता है डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6। सो काइंड ऑफ अगर डे 4 है तो दैट इज 4th दिसंबर, राइट? या डे 4 इज द 4th दिसंबर। इसी तरह गो ऑन करते हैं। इसमें डे 0 का भी एक कंसेप्ट उस समय आ गया था, मतलब हम लोग के 1-2 साल पहले से आ गया था कि बेसिकली कुछ कंपनी डे 0 भी आ जाती है, मतलब तो बेसिकली उसमें लोग एक्चुअली ऐसा एम होता है कि आईटी में जिनको भी प्लेसमेंट चाहिए उनको सारे बच्चों को प्लेसमेंट मिलना चाहिए, और आईटी का प्लेसमेंट भी ऑलमोस्ट 90%, 95% ऐसे होता है। करेक्ट। तो इसलिए लोग डे 0 का भी एक कंसेप्ट लाया है कि अगर कोई कंपनी जल्दी आ गई या कुछ अर्जेंट हेल्प हो गया किसी का तो उसमें भी हो जाता था। बट इसका मतलब है कि अगर कुछ भी हो जाए 30 नवंबर से पहले प्लेसमेंट नहीं स्टार्ट हो सकती है। हाँ, 30 नवंबर से आप कैंपस में प्लेसमेंट आपका आईटी खड़गपुर के थ्रू नहीं होता था। अगर आप ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा एक और पॉइंट ऐड करूंगा कि जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो उस समय आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिल सकता है। आप वहाँ पे पीपीओ अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा कर रहे हो तो। हाँ, तो जनरली मैं जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब इंटर्नशिप में जाएं तो मतलब काफी अच्छे से वहां पे करें, क्योंकि एक पीपीओ ऑफर होना और प्लेसमेंट में उसके बाद जाना थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा आपके लिए वो रहता है, कॉन्फिडेंस आप रहते हो कि यार मतलब आप थोड़ा फ्रीली इंटरव्यू देते हो, आप थोड़ा सा फीलिंग थोड़ा अलग होता है। करेक्ट करेक्ट। और इनफैक्ट अगर पीपीओ से आप सेटिस्फाइड हो तो इंटरव्यू देने की जरूरत भी नहीं है, आप सिंपली वो एक्सेप्ट करके और उस कंपनी में जा सकते हो, राइट? हाँ, तो बेसिकली पीपीओ आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप तब प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते हो। तो ये भी रूल था आईआईटी में। और तो हमारे बैच के फनी थिंक इज आवर बैचमेट, तो उसने एडोबी का एक्सेप्ट कर रखा था। फनी, राइट? तो उसने ओके, गॉट इट। नाइस। तो सारी कंपनीज इसी ऑर्डर में आएगी और प्लेसमेंट 1 दिसंबर से ही स्टार्ट होगा, राइट? हाँ, तो क्या एक ही स्टूडेंट मल्टीपल ऑफर ले सकता है? ये कैसे होता है डिसाइड कि कौन से स्टूडेंट को कौन सा ऑफर मिलेगा, एंड वो कैसे सेलेक्ट करेंगे? ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है कि आप एक दिन प्लेसमेंट के लिए जाते हो तो एक दिन में आप मल्टीपल ऑफर आपके पास हो सकता है, मतलब सिचुएशन बन सकता है कि आपके पास 2 ऑफर आ गया। करेक्ट। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको एक फाइनल करना होता है। मतलब उस 12 बजे के पहले आपको एक फाइनल करना होता है। तो आप जिस कंपनी को छोड़ते हो उस एक्स्ट्रा पोजीशन को फिल करने के लिए लोग वेटिंग लिस्ट दे देते हैं, उसमें से लोग आ जाते हैं। गॉट इट, गॉट इट। और इसमें एक और चीज मैं थोड़ा सा बताऊंगा, जैसे डे 0, डे 1, डे 2, डे 3, ये बेसिकली कंपनी का रेपुटेशन और उस पर डिसाइड होता है कि कितने आप प्रॉमिस करते हो हायर करने के लिए। और अगर कोई यूएस का ऑफर लेके आता है या फिर वैसे होता है सैलरी रेंज क्या ऑफर कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आईआईटी डिसाइड करता है कि किस डे पे कौन सी कंपनी आ रही है, राइट? करेक्ट। तो इसका मतलब है कि अगर एक लो पेइंग कंपनी है, अगर वो प्रॉमिस कर रही है कि अगर हम लेट्स से 4 लाख देंगे तो वो कभी नहीं हो सकता है कि वो डे 1 आ जाए, भले ही वो कितने लोग को भी सेलेक्ट करे। हाँ, तो वो कितने लोगों को भी हो सकता है सेलेक्ट करने का प्रॉमिस करे, फिर भी वो डे 1 नहीं आ सकती। उसका प्रॉपर एक ओके, तो काइंड ऑफ ये पैकेज बेस्ड भी हो सकता है, राइट? और होता भी। तो इसमें मैं ऐसे बोलता हूँ कि रेपुटेशन इज द टॉप मोस्ट। लाइक माइक्रोसॉफ्ट का रेपुटेशन ज्यादा है, तो हम लोग के समय वो 16 लाख दे रहा था। ओके। बट स्टिल बहुत सारी कंपनी जो 20 लाख 25 लाख जैसे क्वालकॉम था, ये सब था, तो वो ज्यादा दे रहे थे, बट स्टिल दे गॉट इनटू डे 3। करेक्ट। उसका रेपुटेशन ज्यादा था इसलिए वो डे 1 में आया। करेक्ट, गॉट इट।
और इसमें ऐसा है कि वंस यू हैव अ फाइनल ऑफर यू कांट सेट, मतलब अगर डे 1 पे हो गया तो डे 2 नहीं बैठ सकते हो, और इसलिए एंड ऑफ द डे यू हैव टू कंफर्म कि किस कंपनी में आप जा रहे हो, राइट? करेक्ट। गॉट इट, ओके कूल। तो फिर आप इंद्र विकास आपकी माइक्रोसॉफ्ट में हुई थी, तो दैट वुड हैव कम ऑन डे 1, राइट? हाँ, तो डे 1 माइक्रोसॉफ्ट था, तो डे 1 मेरा प्लेसमेंट हुआ था। तो ओके, या 16 लाख उस समय माइक्रोसॉफ्ट दे रहा था, बट अभी आई वाह, थिंक चेंज हो गया है। करेक्ट करेक्ट, नाइस। तो फिर एनी इंटरेस्टिंग मोमेंट जो आप इस जर्नी के थ्रू बताना चाहोगे, कि कोई एक ऐसा है स्टोरी, प्लेसमेंट न्यूज़, या फिर हमारे स्टूडेंट्स के लिए कोई टिप्स जो उनके जर्नी को डिफाइन करना चाहे, यहाँ पे किस तरीके से तैयारी करना चाहिए एंड ऑल? तो बेसिकली एक्चुअली हम लोग के समय जो सिचुएशन था और अभी मैं ऑब्जर्व करता हूँ कहीं पोस्ट पे कहीं पे, तो वो चेंज हो चुका है। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस देता हूँ। जैसे हम लोग जब प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे थे, एक वेबसाइट गिग्स फॉर गिग्स वेबसाइट हो रहा था। तो एक्चुअली वही था कि बस उस पे हम लोगों ने प्लेसमेंट के जाने से पहले प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से सवाल, और वहां पे गए तो बहुत सारे सवाल एक्चुअली उसी से आ जाते, मतलब उससे नहीं, उससे मिलते जुलते सवाल आ रहे हैं, बट आपका थॉट प्रोसेस क्रिएट हो चुका होता है, तो आप उसी थॉट प्रोसेस, उसी चीज को यूज करके दूसरे सवाल से भी सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट। बट आई थिंक अब ये तो अब, और अभी नया क्या सिचुएशन है, क्या है, क्योंकि अब हमारे समय नोटबुक हुआ करती थी, अब लोग टैब यूज करते हैं नोट्स लेने के लिए। करेक्ट। तो चीजें चेंज हो गई होगी, बट वही है कि मतलब कंपनी जनरली कॉलेज का जो प्लेसमेंट होता है वो इजी होता है। आप ऐसे बाहर, अभी मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ, तो इसलिए आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह इसको लेना चाहिए, और उसका जो प्रिपरेशन है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, लाइक 1 मंथ एटलीस्ट स्पेंड करना चाहिए। सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लो, और अपने स्किल्स डेवलपमेंट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। अगर कंप्यूटर साइंस की मैं बात कर रहा हूँ तो कोडिंग आपको अच्छे से आना चाहिए। मतलब फिर से अभी तो जैसे हम लोग के समय सिर्फ सी सिखाया जाता था, और हमें कॉलेज के समय तक सिर्फ सी आता था और जावा थोड़ा सा आता था, बट अभी आई थिंक वो भी चेंज हो गया होगा। करेक्ट। तो जिन लैंग्वेज पे आप काम कर रहे हो उसको अच्छे से सीख लो, और एल्गो पे बहुत ज्यादा फोकस होता था, डेटा स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस होता था। करेक्ट। अभी भी सिचुएशन अभी भी वही है उस फील्ड में एटलीस्ट, तो उसको आप अच्छे से एल्गो सारे रिवाइज कर लो। गॉट इट, कूल। और आपकी माइक्रोसॉफ्ट के बाद की जर्नी कैसी रही? सो इससे पहले बस मैं एक चीज टॉपिक कवर करूंगा। तो आप एल्गो जब रिवाइज कर रहे हो तो मतलब आप ऐसे मत करो कि डिक्स्ट्रा से आपको इंटरव्यू में सवाल पूछने वाले हैं। करेक्ट। आप बेसिक वाले जो होते हैं एल्गो सर्च तक, वहां तक आप कर लो अच्छे से, और बाइनरी सर्च ये सब देख लो, अलग अलग एल्गो के प्रॉब्लम्स बना लो। काइंड ऑफ आप बोल रहे हो कि बेसिक्स पे ज्यादा फोकस करो रादर देन कि हाई फाई चीज को ज्यादा समझने का ट्राई करो, राइट? करेक्ट करेक्ट, क्योंकि आप एक्चुअली होगा क्या कि आप उस आपके दिमाग में वो चलते रहेगा, आपको वो नहीं आता है, और आप जब इंटरव्यू दे रहे होगे तो वहां पे हो सकता है कि आपको इम्पैक्ट करे, क्योंकि आप थोड़ा उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो। अगर आप इस कॉन्फिडेंस से जाते हो कि आपको हाँ बेसिक आपने कर लिया, आप जो जो भी वो प्रॉब्लम देते हैं तो आप उनको ट्राई करो सोचने का, वहां वहीं पे सॉल्व करने का। क्योंकि इंटरव्यूअर का ये भी गोल होता है कि आप उस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाते हो, बट स्टिल आप उस प्रॉब्लम के लिए राइट डायरेक्शन में सोच रहे हो। अप्रोच ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे। हाँ, तो अगर कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम है तो वो इंटरव्यूअर 100% वो इसके लिए नहीं बैठा है कि आप उसको सही से सॉल्व करके दिखाओ कि ये होना चाहिए, क्योंकि वो लोग काफी एक्सपीरियंस होते हैं, उनको मालूम है कि ये सब चीजें कैसे काम करते हैं। इसलिए आपको थॉट प्रोसेस, डायरेक्शन ये सही होना चाहिए, इसलिए बेसिक पे ज्यादा फोकस करें इंस्टेड ऑफ जो आईटी में तो बहुत ही ज्यादा डीपली पढ़ाते हैं चीजों को, तो प्लेसमेंट में उतना रिक्वायर्ड नहीं होता है। गॉट इट। और आपकी जर्नी कैसे रही? आप माइक्रोसॉफ्ट में आपने जॉब स्टार्ट किया, एंड आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट आपने कितना दिन माइक्रोसॉफ्ट में काम किया? तो 2013 में मैंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया। 12 अगस्त 2013 वाज द डेट। ओह नाइस। फिर से उसके बाद से 1.5 साल माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करने के बाद आई रियलाइज कि मैं थोड़ा सा स्टार्टअप ट्राई आउट करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा पैशन था सीखने का,
और स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना चाहता था, तो मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया था। अभी उसका नाम क्लास क्लैप है, CLASSKLAP। क्लास क्लैप, ओके, नाइस। तो ये आपने अराउंड 2015 में ज्वाइन किया होगा? इसका नाम कदीस, एक्चुअली मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं देख के बताऊंगा, बट दिस कुड बी इनकरेक्ट आल्सो, सो ओके, ठीक है, नो वरीज, इस पे हम डिस्क्लेमर दे देंगे कि बट इट वाज अ स्टार्टअप, राइट? हाँ, ये स्टार्टअप था और 2015 फैब में मैंने ज्वाइन किया था। ओके। और फिर से स्टार्टअप में जब काम कर रहा था तो वहाँ पे रियली में लर्निंग कर्व जो होता है वो काफी स्टीप था, क्योंकि मतलब माइक्रोसॉफ्ट में मैं सी शार्प लैंग्वेज पे मेनली काम कर रहा था, और स्टार्टअप में आने के बाद मेरा फोकस सडनली शिफ्ट हो गया open source technologies पे, like I started using Python. Not Python is the language, but Pyramid was the web framework I started using. Okay. And other front end technologies I got aware of, like React उस समय ही आया था. Okay, correct. Angular, Angular उस समय पॉपुलर था जी, करेक्ट, बिल्कुल। डेटाबेस रिलेटेड एप्लीकेशन डेवलप करना, इस सब चीजों का काफी आइडिया लग गया, मतलब कैसे ये सब चीजें होती है। कूल। तो वो मेरे लिए काफी अच्छा लर्निंग अपॉर्चुनिटी था वहाँ पे, और मैंने आई थिंक लाइक मैंने उसको अच्छे से यूज भी किया। नाइस। तो फिर क्लास क्लैप में कब तक थे आप? कितने दिन आपने यहाँ पे वर्क किया? सो यहाँ पे एक्चुअली मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ कि जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में था तो जो आसपास के लोग थे उनसे मेरी काफी इंटेलिजेंट होते थे और काफी कुछ सीखने को मिलता था, बट वो यहाँ पे मिस हो रहा था क्लास क्लैप में। क्योंकि मतलब वहाँ पे सीनियर्स नहीं थे, और मैं ही एक तरह से लीड का, मैं और एक और पंकज था, तो हम दोनों मिलकर ही सारे एप्लीकेशंस मिल देख रहे थे। तो पंकज भी आईटी खड़गपुर का ही है, बट वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, बट वो कोडिंग एज ए पैशन स्टार्ट किया और काफी अच्छा कोड करता है। तो पंकज और मैं कर रहे थे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वहाँ पे मिस कर रहा था कि यार एक्चुअली थोड़ा सा लर्निंग यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है। मतलब काइंड ऑफ आपका थोड़ी देर के बाद वो टेक्निकल ग्रोथ जो कि किस तरीके से फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में होता, वो काइंड ऑफ मिसिंग हो रहा था यहाँ पे। हाँ, मतलब जैसे आप कोड लिख रहे हो तो बेसिकली आप कोड एक इंडस्ट्री लेवल पे लिख रहे हो, या फिर एक कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए लिख रहे हो, या फिर एक स्टार्टअप के लिए लिख रहे हो, तो तीनों में अलग अलग होता है। करेक्ट, मेक सेंस। कॉलेज के लिए हो सकता है और भी आप अच्छे से मेंटेनेबल कोड ना लिखो, स्टार्टअप के लिए थोड़ा सा आप लिख दो, बट माइक्रोसॉफ्ट के लिए आप लिखोगे तो आपको बहुत चीज ध्यान में रखना पड़ता है। गॉट इट। और वो सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है जब आप ग्रो करते हो, एक्सपीरियंस होते हो, तो पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू टू राइट ए कोड in a way that it should be maintainable. करेक्ट। तो मैं रियलाइज कर लिया था कि मुझे थोड़ा सा ये चीज मिस हो रहा है, तो देन आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यू। तब मैंने तब एडोबी में मेरा सिलेक्शन हो गया। नाइस। और मुझे नोएडा भी आना था, तो एडोबी नोएडा में ऑफर कर रहा था। वाओ। तो मतलब क्लास इस स्टार्टअप में आई गेस क्लास क्लैप में ये कितने दिन आप यहाँ पे रहे? यहाँ पे भी मैं 12 जुलाई 2016 तक था, मतलब 1.5 साल था यहाँ पे। ओके, 1.5 इयर्स के बाद। और इसके बाद आपको प्लेसमेंट, आपने जॉब चेंज करने का ट्राई किया और एडोबी में आपकी प्लेसमेंट हो गई नोएडा, राइट? तो एडोबी में मैं अभी एडोबी नोएडा में उस समय से एडोबी। नाइस। तो काइंड ऑफ आप 2016 में इसे ज्वाइन किए थे, राइट? हाँ। नाइस। तो काइंड ऑफ स्टिल आप 5 इयर्स से एडोबी में ही हो, राइट? करेक्ट। ऑसम, नाइस। इंटरेस्टिंग, काफी अच्छी जर्नी थी आपकी इंद्र। तो आप इंद्र यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहोगे जो अभी करंटली मे बी 11th एंड 12th में है, और या फिर वो ड्रॉप आउट करके एक साल और डिसाइड या कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि उन्हें तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या फिर उनको एक मंत्र देना चाहोगे कि किस तरीके से वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं? या वही है कि बेसिकली आप अगर आपका इंटरेस्ट है, मतलब ये अच्छा लगता है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तब आपको अच्छे से करना चाहिए। ऐसे मैं रेकमेंड करूंगा कि जस्ट कोई और कर रहा है इसलिए आप कर रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। और वही है कि बस कैसे करें, तो उसके लिए मैं वही करूंगा कि
बेसिकली आप बस वही करो कि आप मंथ में 30 डेज होता है, तो एटलीस्ट आप ट्राई करो कि 25 to 26 डेज एटलीस्ट आपके लिए विन होना चाहिए। विन आई मीन कि मतलब आप डिसाइड करो कि आपको 5-6 आवर्स रेगुलर स्टडी करना है हर दिन। तो ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। बेसिकली किसी के लिए 4 घंटे में ही वो अपना सारा होमवर्क कर ले रहा है, तो उसके लिए सही है। और एक एक मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि आईआईटी में प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ होता है तो वो होता है रिवीजन। प्रिपरेशन में काफी इम्पोर्टेंट होता है। सो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जैसे 5 से 6 आवर्स आपका स्टडी प्लान है, तो आप एटलीस्ट 20 से 25% रिवीजन पे हर दिन जरूर करें। मतलब 1 से 2 घंटा, राइट, एवरीडे ऑन रिवीजन। 1 से 2 घंटा थोड़ा ज्यादा हो रहा है, 1 to 1.5 आवर्स ऐसे रख लो। 2 घंटा भी ज्यादा। लेकिन अगर आप रेगुलरली कर रहे हो तो आपको और कम टाइम लगेगा, क्योंकि पहली बार आप रिवीजन करते हो तो किसी चीज को थोड़ा टाइम लग सकता है, 1-2 आवर्स लग सकता है। बट उस वही चीज को, लाइक केमिस्ट्री का आप SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन देख रहे हो दूसरी, तो आपको और कम टाइम लगेगा। एंड सिमिलरली फॉर मैथ्स एंड सिमिलरली फॉर फिजिक्स। और इसके अलावा आप सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। मतलब जितने भी फिजिक्स के फॉर्मूला होते हैं, मैथ्स के फॉर्मूला होते हैं, और केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये होते हैं, आप याद रखें। और फिजिक्स, केमिस्ट्री आईआईटी में आपको सिलेक्शन करा देते हैं, बट फिजिक्स, मैथ आपको आईआईटी में सिलेक्शन करा देते हैं, बट केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपको रैंक ला के देता है। तो सो आप उसको इग्नोर मत करो। अगर आप अच्छा रैंक बेटर करता है, करेक्ट, या तो आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पे फोकस करो। सारी चीजों का लॉजिक होना जरूरी नहीं है। अगर आपको लॉजिक में रियली इंटरेस्टेड है, तो जब आप आईआईटी में जाओगे तो आपको इन सब चीजों को रियली में प्रैक्टिकल करने को मिलेगा, तो वहां पे आप सारा लॉजिक देख सकते हो। तो अगर रटने का बोला जा रहा है तो आप रट लो। अगर आप इनऑर्गेनिक, बेसिकली वही है कि लॉजिक आप अभी मत ढूंढो, लॉजिक आपको ढूंढना होगा तो आईआईटी में जाके। करेक्ट, क्योंकि हम ये देखते हैं कि इनऑर्गेनिक में बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो इन्फॉर्मेटिव है। आई मीन उसे कोई लॉजिक के तौर पे अभी नहीं बता सकता है। इनफैक्ट अगर बता भी देगा तो हर चीज के 10 चीज है और 10 के लॉजिक है, आपको याद ही करना है। तो काइंड ऑफ अभी फोकस मत करो उसे, कुछ चीज तो सिर्फ आपको याद करके एग्जाम में यूज करना है, तो देन जस्ट डू इट, है ना। तो अभी आप याद कर लो, और आगे चल के आपको लॉजिक आप बिल्कुल ढूंढ सकते हो आईआईटी में जाके। करेक्ट, मेक सेंस, मेक सेंस। इंद्र, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग विथ यू, है ना। और हम अपने स्टूडेंट्स को ही बोलेंगे कि डेफिनेटली हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और आगे अपने और भी फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करिए, ताकि जब वो 11th एंड 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरीके से वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। और हम लोग बहुत ही जल्द डिफरेंट अलुमिनाइज, फ्रेशर्स एंड कॉलेज ग्रेजुएट्स के साथ और भी वीडियोस को अपलोड करेंगे, जो आपको और भी बेहतर डिसीजन लेने में मदद करेगा। एंड थैंक यू इंद्रिकास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। Yeah, Pratish, thanks. Yeah. Thank you.